डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ाऊंगी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वे एंजाइम होती है जो डीएनए मॉलिक्यूल्स को उनके बीच में से कट करती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्यों कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एंजाइम्स डीएनए को एक विशिष्ट क्षारक क्रम वाले स्थान यानी स्पेसिफिक साइट के अंदर या उस साइट के ठीक बाहर उन डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्लीव करती हैं या कट करती है। इसलिए इन एंजाइम्स को क्या कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहा जाता है। और वे स्थल जिनके अंदर या बाहर ये एंजाइम्स डीएनए को कट करती है, उन स्थल को या उन साइट को रिकॉग्निशन साइट कहा जाता है। इन एंजाइम्स की सबसे पहले जो खोज की थी, डिस्कवरी की थी, उसके लिए स्मिथ, नेथन्स और आर्बर को फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1978 में। ये एंजाइम जो होती है वो डीएनए अणुओं को उनका जो निर्धारित स्थान होता है, यानी प्रत्येक एंजाइम जो है वो अपने निर्धारित स्थान पर ही डीएनए को काटती है। इस एंजाइम्स का उपयोग करके हमें ये पता होता है कि कौन सा डीएनए जो है उसको कहाँ से काटा जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के टाइप्स तो ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है उन एंजाइम्स का जो हमने बात की थी, रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट क्या होती है? दोबारा हम बात कर लेते हैं। रिकॉग्निशन साइट डीएनए के अंदर वो स्थान होते हैं जिसके अंदर या जिसके बाहर ये एंजाइम जो है वो उस डीएनए को कट करती है। तो टाइप फर्स्ट एंजाइम्स वे होती हैं जिनके रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो होते हैं वो 15 बेस पेयर लंबे होते हैं और इस 15 बेस पेयर के अंदर एक क्रम स्थित होता है जिसको कहते हैं टीसीए। टीसीए क्षारक क्रम के जो 5th एंड होता है, टीसीए क्षारक क्रम जो है उसके 5th एंड से 1000 बेस पेयर दूर ये टाइप फर्स्ट एंजाइम जो है उस डीएनए अणु को क्लीव करती है। इस प्रकार के एंजाइम्स को क्या कहा जाता है? टाइप फर्स्ट एंजाइम्स कहा जाता है। टाइप सेकंड एंजाइम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स जो है इनका अधिकतर यूज जो है डीएनए क्लोनिंग के अंदर या डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर इनका किया जाता है। ये एंजाइम्स डीएनए अणु को उनके रिकॉग्निशन साइट के भीतर या उस साइट के ठीक बाहर जो है उसको कट करती है। सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया था वो भी टाइप सेकंड एंजाइम था और उस एंजाइम का नाम था हिंद सेकंड एंजाइम जो था 1970 में इसको जो है डिस्कवर किया गया था। तो ये फर्स्ट टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था और ये कौन सा प्रकार का था? टाइप 2 प्रकार का एंजाइम था। टाइप थर्ड एंजाइम जो होते हैं वो टाइप फर्स्ट और सेकंड जो होते हैं उसके बीच के एंजाइम्स होते हैं और ये डीएनए अणुओं को उनका जो रिकॉग्निशन साइट है उसके पास में से क्लीव करते हैं। अब हम बात करते हैं डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर या नामकरण की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उसका पहला नाम जो है वो कैपिटल में लिखा जाता है और पहला नाम उस जीनस के नाम का पहला अक्षर होगा जिसके अंदर उस विशेष एंजाइम की सबसे पहले खोज हुई थी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम का दूसरा और तीसरा अक्षर उस स्पीसीज के नाम के दूसरे और पहले अक्षर होते हैं जिसमें वह एंजाइम सबसे पहले खोजा गया था। लेकिन ये दूसरा और तीसरा अक्षर कैसे होते हैं? स्मॉल लेटर के अंदर लिखे जाते हैं। अब ये जो तीनों अक्षर हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम के जो तीनों अक्षर है वो कैसे लिखे जाएंगे? हमेशा इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। जैसे इश्चेरिशिया कोलाई के अंदर जो
खोजा गया एंजाइम था उसको इको लिखा जाता है और उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। अब यदि वो एंजाइम जो है वो उस विशेष जीनस या स्पीसीज के किसी प्लाज्मिड में कोई जीन जो होता है उसके ऊपर उससे उस जीन से अगर वो एंजाइम जो है कोड होता है तो उस प्लाज्मिड का नाम भी उसके बाद में लिखा जाता है, लेकिन ये इटैलिक्स में नहीं लिखा जाएगा। जैसे ई को आर फर्स्ट जो है, इस एंजाइम का मतलब ये है कि इसकी खोज जो है इस्चेरिशिया कोलाई के अंदर आर फर्स्ट प्लाज्मिड के अंदर जो है इस जीन की खोज हुई थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि पीछे हमने बात की थी रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस की या अभिज्ञान स्थल क्या होते हैं। जैसे कि हमने बात की कि टाइप सेकंड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर या डीएनए क्लोनिंग के अंदर, और इन दोनों का डीएनए सीक्वेंसिंग और क्लोनिंग का यूज जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस की। रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस क्या होते हैं कि वे स्पेसिफिक साइट होते हैं जहाँ जिस साइट की पहचान जो है वो डीएनए एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करती है और उस साइट की पहचान के आधार पर ही वो उसको कट करती है। तो किसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में प्रत्येक डीएनए रज्जु के आधे भाग का क्षारक क्रम दूसरे आधे भाग का मिरर इमेज होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वे सीक्वेंस होते हैं जिसमें कोई डीएनए स्ट्रैंड जो है उसके आधे भाग का क्षारक क्रम जो होते हैं दूसरे आधे भाग का मिरर इमेज होते हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है वो आवश्यक रूप से कैसे होने चाहिए? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होने चाहिए। लेकिन एक दूसरी स्थिति और है, पैलिंड्रोम विद रोटेशनल सिमेट्री में डीएनए डबल स्ट्रैंड के एक स्ट्रैंड के आधे भाग का क्षारक क्रम उसके पूरक रज्जुक के दूसरे आधे भाग का मिरर इमेज होता है। इस बात को हम इस तरह से समझेंगे जैसे आपके सामने डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं। पहला स्ट्रैंड जो है वो 5 एंड से थर्ड एंड की तरफ जब हम जाते हैं तो GAATTC। दूसरा स्ट्रैंड जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और इसको जब थर्ड एंड से हम पढ़ते हैं तो CTTAAG। इस बात को हम दोबारा देखेंगे। हमने कहा था कि रोटेशनल सिमेट्री वाले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में क्या होता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड के एक रज्जु यानी ये वाला जो रज्जु है के आधे भाग यानी आधा भाग ये वाला है का क्षारक क्रम उसके पूरक रज्जु के दूसरा यानी दूसरा वाला ये भाग है दूसरे आधे भाग का मिरर इमेज होता है। देखिए GAA और इसका मिरर इमेज जो है दूसरा पूरक रज्जु का दूसरा वाला आधा भाग AAG, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज होता है। ज़्यादातर जो टाइप सेकंड के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनके रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है वो अधिक लंबे नहीं होते हैं, यानी 4, 5 या 6 बेस पेयर लंबे होते हैं, और इनमें कौन सा क्षार जो है वो अधिक होंगे? G और C, यानी ग्वानिन और साइटोसिन क्षार जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद में देखिए डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट एंजाइम है। लाइगेज एंजाइम्स जो होते हैं वो जो है डीएनए के अंदर डीएनए अणु में पाए जाने वाला कोई निक जो है यानी उसके स्पेस को सील करने के काम आते हैं। अब ये निक कैसे बनते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जब किसी वाहक अणु के अंदर कोई अन्य वांछित जीन जो है उसको जोड़ा जाता है, उस जीन को क्या कहते हैं? इंसर्ट कहते हैं। तो इंसर्ट का जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो इस प्रक्रिया के दौरान कुछ निक जो है वो रह जाते हैं, और उस निक को सील करने में क्या
एंजाइम काम आता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम काम आता है। यह डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो कैसे कार्य करता है? तो एटीपी की सहायता से ये डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है पुनः फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है और उस निक को सील करने का कार्य करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए लाइगेज जो है एंजाइम कौन सा है? तो हम कहेंगे T4 डीएनए लाइगेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है उपयोग किया जाता है।